नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे जनसभाओं को संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद आज से यूएई के दौरे पर। अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। मॉरिशस में स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। ईरान अमेरिका के बीच आज से शांति वार्ता। अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वेंस पहुंचे इस्लामाबाद। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ होगी बातचीत। वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका हर हाल में खोलेगा हॉर्मुज़ का रास्ता। चांद की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा नासा का यान। प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के पास हुआ स्प्लैश डाउन। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले। सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से। वहीं तालिका में आखिरी स्थान पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर विधानसभा चुनाव के वजह से लगातार चुनाव प्रचार है वो चरम पर नजर आ रहा है। लगातार चुनाव प्रचार हम देख सकते हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 3 महत्वपूर्ण विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधा संवाद करेंगे और राज्य के विकास को लेकर भाजपा की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही वह राज्य की जनता के मुद्दों और समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत आपको बता दें कठुआ से करेंगे, जहां पर वह स्थानीय जनता से मिलकर उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे वह जंगीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और तीसरी सभा दोपहर 3 बजे दक्षिणी दिनाजपुर में होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह बांकुड़ा जिले की औंढा विधानसभा के रामसागर अंचल ग्राउंड में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बांकुड़ा के ही छतना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। वहीं अपनी तीसरी चुनावी रैली के लिए अमित शाह पुरुलिया जिले का रुख करेंगे, जहां बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के कुशालडीह क्रिकेट मैदान में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। असम के श्रीभूमि स्थित बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुलिस सुरक्षा और प्रशासन की निगरानी में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। उन्होंने कहा कि पहले मतदान बाधित होने के कारण चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया। शांतिप्रिय रूप से चल रहा है, जैसा आप लोगों ने देखा ही है, और बहुत शांतिप्रिय रूप से पूरा वोटिंग का प्रोसेस पूरी सुरक्षा में और ऑफिशियल्स के निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। और आशा भी यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से एकदम कड़ी सुरक्षा में मतदान संपन्न होगा। दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट देयर वाज बिटिएशन ऑफ पोल प्रोसेस। पोल प्रोसेस को बाधित किया गया था, इसकी वजह से कमीशन को लगा कि यहाँ पे फ्रेश पोल की आवश्यकता है, इसलिए फ्रेश पोल कंडक्ट किया जाए। और केरल विधानसभा चुनाव के बाद कन्नूर जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं ने सभी को हैरान कर दिया है। मतदान के एक दिन बाद पैनूर और अन्य क्षेत्रों में अज्ञात हमलावरों ने कई घरों और कार्यालयों पर हमला किया। पैनूर निर्वाचन क्षेत्र में टी पुरुषोत्तमन के घर पर हमला किया गया। पुरुषोत्तमन ने कन्नूर में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। पुरुषोत्तमन माकपा के भाग्य उम्मीदवार हैं। हमलावरों ने ये मानते हुए कि उनके घर की खिड़कियां तोड़ी और खासतौर से उनकी कार को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि पुरुषोत्तमन पूर्व सीपीएम नेता और यूडीएफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार वी कुन्ही कृष्णन के लिए काम करते थे। एक और घटना में कांग्रेस समर्थक रेखा के घर की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि उसने कुन्ही कृष्णन के चुनावी ग्रेफिटी को दीवार पर पेंट करने की अनुमति दी थी। इन घटनाओं की कड़ी में कन्नूर के माइल में IUML कार्यालय पर भी हमला हुआ, जिसे एक समूह ने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। यूडीएफ के जिला नेतृत्व ने इन हमलों के लिए सत्ताधारी माकपा को जिम्मेदार ठहराया। और वहीं मठमंगलम की एक और घटना में पेरूर इलाके में माकपा समर्थकों ने कथित तौर पर MK नारायण की कार को आग लगा दी गई।
एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। आज देश महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा फूले को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे महात्मा फूले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। महात्मा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की, जिसने भारतीय समाज में व्यापक बदलाव की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी महात्मा ज्योतिराव फूले को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले दूरदर्शी समाज सुधारक को श्रद्धांजलि। वे महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रबल समर्थक और अग्रदूत भी थे। उनके प्रयासों से शिक्षा सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनी। इस वर्ष हम उनकी 200वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ का भी स्मरण कर रहे हैं। उनके विचार समाज की प्रगति के पथ पर हम सभी को मार्गदर्शन करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक आलेख में उनके जीवन को नैतिक साहस, आत्मचिंतन और समाज के हित के लिए अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण बताया। पीएम ने लिखा कि उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज की शक्ति को जनहित और नैतिक मूल्यों से जोड़कर भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। पीएम ने लिखा कि महात्मा ज्योतिराव फूले 200 साल बाद भी केवल इतिहास का नाम नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के मार्गदर्शक बने हुए हैं। शिक्षा को न्याय और समानता का माध्यम बनाने के महात्मा ज्योतिराव फूले के प्रयासों का उल्लेख करते हुए पीएम ने लिखा कि शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें आज भी बहुत प्रेरित करता है। पिछले एक दशक में भारत ने युवाओं के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बहुत प्राथमिकता दी है। पीएम ने लिखा कि उनका सत्यशोधक समाज आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलनों में से एक था। पीएम ने सावित्रीबाई फूले के योगदान को भी नमन किया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि महान समाज सुधारक एवं शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फूले जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। ज्योतिबा फूले जी शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना कर समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि महात्मा फूले की 200वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद भवन परिसर में एक समारोह का आयोजन सुनिश्चित किया। ये कहना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार का, जिन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा कि महात्मा फूले की जयंती साल भर मनाकर हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से विशेष बातचीत की। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति समेत अनेक गणमान्य लोग जो हैं वो शामिल हुए और ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। हमारे साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। सर, कैसे देखते हैं 200वीं जयंती महात्मा फूले की और संसद भवन परिसर में पहली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ? पूरे देशवासियों के लिए आज बड़ा ही पावन और गौरव का दिवस है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने के 200वीं जयंती आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने ऐसे विपरीत समय में समाज में गरीबों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए समानता के साथ में उनके साथ में व्यवहार किया जाए, हर एक को जो है ना गरिमा सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। उन्होंने संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले को देश में उचित सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी उचित सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। ये उसी दिशा में प्रयास है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा
महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया था। उसके बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 200वीं जयंती 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि इस वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है और 200वीं जयंती का आयोजन पूरे देश में गरिमा के साथ में किया जाए, भव्य तरीके से किया जाए, केवल एक स्थान पर नहीं, और वर्ष भर लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई गतिविधियां पूरे देश में चलाई जाएं। ये कार्यक्रम संसद में जो शुरू हुआ है ये अब अनवरत हर एक साल चलेगा। हाँ, ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम ये लगातार भी चलेगा और इस वर्ष पूरे वर्ष भर जो है ना देश के विभिन्न स्थानों पर ये अनवरत रूप से चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, जिनका कहना है कि 200वीं जयंती महात्मा फुले की मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ये ऐलान किया था कि उनकी 200वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी और ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलने वाला है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मॉरिशस यात्रा को बेहद सफल और विकासोन्मुखी बताया है। इस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर कई बड़े समझौते हुए। भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और विजन सागर के तहत मॉरिशस की प्रगति के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। यात्रा का मुख्य फोकस ग्रीन मोबिलिटी और क्षमता निर्माण के जरिए जन केंद्रित साझेदारी को मजबूत करना रहा। ग्लोबल साउथ के प्रति समर्पित भारत के इस दौरे के माध्यम से सतत विकास के साझा लक्ष्यों पर जोर दिया गया है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की नई रूपरेखा तय करेगी। आपको बता दें कि मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में यूएई पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान अपने समकक्ष से इस दौरान मुलाकात करेंगे। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व वर्धमान जिले के कटवा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। मेरे साथ बोलिए, पलटनो दोरकार, पलटनो दोरकार, पलटनो दोरकार। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोट पड़ चुके हैं। वहां भारी मतदान हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकले हैं। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाले हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं। एक भी हिंसा की घटना के बिना ये 3 राज्यों में इतना भारी मतदान हुआ है। साथियों, कुछ महीने पहले हमने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है, जहां भी भारी मतदान हुआ है और जहां भी भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली है, वहां बीजेपी को, एनडीए को
प्रचंड बहुमत मिला है। केरल में तो स्थिति ये है कि एलडीएफ और यूडीएफ खुद के जीतने का दावा तक नहीं कर रहे हैं। वे अपनी हार पक्की देख रहे हैं। अब बंगाल में भी बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। मैं आपने आप में जो जोश और जज्बा देख रहा हूं, ये विजय पक्का करने वाले हैं। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, ये धरती चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, राजशेखर बासु जी, सत्येंद्र नाथ दत्ता जी, काशीराम दास जी, ऐसी अनेक प्रेरक विभूतियों का नाता इस पवित्र मिट्टी से है। इतनी महान विरासत पर टीएमसी ने ऐसा पाप किया है, ऐसा पाप किया है कि इस पर पिछड़ेपन का दाग लगा दिया। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो आपको 6 गारंटियां दी है, उन्हें लागू करने का रोड मैप है। मैं बंगाल बीजेपी के मेरे सभी साथियों को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को, भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी, ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। इसमें निर्मम सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा। जो भी दंगों में, पॉलिटिकल वायलेंस में शामिल हो रहे हैं, अनेक ऐसी वारदातें की हैं, उनका भी पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमीशन भी बनाया जाएगा। साथियों, बीजेपी के राज में गांव के भूमि ऑफिस से लेकर नबान्नो सचिवालय तक भय मुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पुलिस व्यवस्था भी
चुस्त दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की जगह हर काम के लिए पारदर्शी टेंडर प्रोसेस बनाया जाएगा। अभी आप यहां देख रहे हैं, सैंड माइनिंग पर कब्जे के लिए टीएमसी के पाले पोसे लोग आपस में लड़ते हैं। कटवा में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे का खेल क्या है, ये भी आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को घेरते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और वो बदलाव इस बार आता हुआ नजर आ रहा है। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूपीआई की। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले एक दशक में डिजिटल भुगतान में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एनालिटिक्स फर्म ट्रैक्सिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई के जरिए 218.98 अरब लेन देन यानी ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 285 लाख करोड़ रुपए रही। महामारी के दौरान यूपीआई का उपयोग तेजी से बढ़ा और यह देश में डिजिटल भुगतान का मुख्य माध्यम बनकर उभरा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च 2026 में यूपीआई ने 2016 में लॉन्च होने के बाद से अब तक सबसे अधिक मासिक लेन देन दर्ज किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का फोकस साफ है, ईवी को तेजी से बढ़ाना, चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करना और पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता घटाना। ईवी खरीदने पर सरकार सीधे खाते में सब्सिडी देगी। दोपहिया पर करीब 30,000 तक और ई ऑटो पर करीब 50,000 तक और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर करीब 1 लाख तक का फायदा मिलेगा। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर भी बोनस मिलेगा। साथ ही दिल्ली में ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर डीलरशिप पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य हो गए और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत बड़े बदलाव भी तय हैं। 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर होंगे। सरकारी गाड़ियां, बसें और डिलीवरी फ्लीट भी तेजी से ईवी में शिफ्ट होंगे। दिल्ली की ये नई नीति राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में ले जाने की बड़ी पहल मानी जा रही है। और बात करते हैं अब किस तरीके से, ना सिर्फ हमने बात की ईवी को लेकर क्या पहल है, बल्कि अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो यहाँ भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो कामयाबी है वो मिल रही है। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस नेटवर्क ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान यात्रियों की संख्या में तेज बढ़ोतरी दर्ज की है। रेल मंत्रालय के अनुसार लगभग 4 करोड़ यात्रियों ने इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में सफर किया, जो साल दर साल 34% की वृद्धि को दर्शाता है। फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर शुरुआत के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस अब पूरे देश में फैल चुका नेटवर्क बन गया है और अब तक करीब 1 लाख से अधिक यात्राओं के जरिए 9.1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सेवा दे चुका है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय रेल ने वंदे भारत एक्सप्रेस नेटवर्क पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में ही लगभग 3.98 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 2.97 करोड़ यात्रियों के मुकाबले करीब 34% की मजबूत बढ़ोतरी है। विभिन्न मार्गों में नई दिल्ली से वाराणसी रूट सबसे व्यस्त बना हुआ है, जहां अब तक करीब 73 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर लगभग 56 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो धार्मिक पर्यटन के लिए इसकी अहमियत को दिखाता है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रूट पर करीब 48 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र कर चुके हैं, जबकि चेन्नई से मैसूर मार्ग पर 36 लाख से अधिक यात्रियों ने सफ़र किया है। अपनी सेवाओं को और बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू की, ताकि लंबी दूरी की यात्रा को और बेहतर बनाया जा सके। शुरुआत के केवल 3 महीनों में ही इस सेवा ने 119 यात्राओं के जरिए 1.21 लाख यात्रियों को सेवा दी और 100% से अधिक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई अब तेज हो गई है। तृणमूल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के आवास पर आज ईडी की टीम पहुंची, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 23 जुलाई 2022 को पार्थ चट्टोपाध्याय को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मामले में पार्थ 3 साल तक जेल में भी रहे। हाल ही में स्कूल सर्विस कमीशन की भर्ती घोटाला मामले में उन्हें फिर से तलब किया गया। वह पेशी से बचते रहे, जिसके कारण पूछताछ के लिए ईडी पार्थ के घर पहुंची। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि पार्थ चट्टोपाध्याय को कई बार पूछताछ के लिए समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पेश होने से परहेज किया। बार बार समन के बावजूद सहयोग न मिलने के कारण ईडी ने सीधे उनके घर पहुंचकर पूछताछ करने का फैसला किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।